कब्रिस्तान है, जो मस्जिदें हैं वो छीन ली जाएंगी इस संशोधन के तहत। तो ऐसा कुछ आपको समझ में आता है क्या? मोदी से मुसलमान समाज को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ? माननीय लालू प्रसाद जी के द्वारा जो है ये कहा गया था कि कड़ा से कड़ा कानून बने, लेकिन खगड़िया की जनता है जो रामविलास पासवान और उस फैमिली से भरे दल अलग हो, लेकिन उस फैमिली के लोग से जुड़े हुए हैं और इस बात को सबको दुख है। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। गैर मुस्लिमों को इसमें एंट्री दिया गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई हमारा मस्जिद छीना जाएगा, हमारा कब्रिस्तान छीना जाएगा। लोग जिसको बोलना है बोले, लेकिन इसका श्रेय जो है सम्राट चौधरी को जाना चाहिए। आप एमएलए का चुनाव लड़ना चाहेंगे? शांति बनाकर रहे, चुपचाप रहे, बच्चे को शिक्षित करे और किसी भी वैसे धार्मिक लोगों के आह्वान पे अपने आप को परेशान ना होवे। आप इतना बड़ा आरोप श्यामलाल ट्रस्ट बोर्ड पे लगा रहे हैं, कोई सबूत? खगड़िया का अगला एमएलए कौन बनेगा? इसके मालिक जिसको बना दिया गया आज वही चोर होके बैठे हुए। नमस्कार खगड़िया, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं खगड़िया न्यूज 18। हमारी उपस्थिति अभी मोहम्मद साहिबुद्दीन के घर पे है, जिन्हें कि आप जानते हुए कि ये वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी हुए ना सर आप, वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी। और जैसा कि अभी ट्रेंडिंग न्यूज जो सबसे ज्यादा चल रहा है कि लोकसभा से जो है वक्फ संशोधन अधिनियम बिल पास हो गया है, तो इसी बारे में बात करने के लिए इनके पास आए हैं कि क्या कुछ हुआ है। सर, ये वक्फ क्या है और इसका जो संशोधन है वो क्या है, और जो अभी पास हुआ है उसके मायने मतलब क्या है? वक्फ तो उर्दू शब्द है, क्योंकि वक्फ अल्लाह के लिए जो भी लोग, इससे जो कानून बनने से पहले चाहे हिंदू मुस्लिम या जो भी स्वेच्छा से गरीब मिस्किन यतीम बेवा के लिए या स्कूल चैरिटी चलाने के लिए जो है वो वक्फ कर दिया करते थे कि ये हमने अल्लाह के नाम पे वक्फ किया और इसका यूज जो है गरीब समाज के अंतिम व्यक्ति के बीच में इससे जो आया होगा उस पे खर्च करना है। इसी को हम लोग वक्फ कहते हैं। तो उसमें जो ये संशोधन हुआ है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? देखिए, संशोधन कोई आज नहीं हुआ है। जब से देश आजाद हुआ है आज तक ये लगा के 6ठा या 7वां बार बिल संशोधन हुआ है। और समय समय पर इसलिए भी होता है कि जब आप किसी भी संपत्ति का, किसी भी चीज का दुरुपयोग कीजिएगा तो किसी भी चीज का एक सीमा होता है। तो ये अभी जो पूरे देश में आप जो वक्फ की संपत्ति के बारे में सोच रहे हैं कि रेलवे और सेना के बाद तीसरी संपत्ति वक्फ की है, तो आज जो इसके मालिक जिसको बना दिया गया आज वही चोर होके बैठे हुए। बहुत से संपत्ति आप देखिएगा कि आप चले जाइए, जैसे लालू जी का भी एक बयान 2010 में आया था कि डाक बंगला में जितनी भी वक्फ की संपत्ति थी उसको लोगों ने बेच के अपार्टमेंट और क्या क्या बनवा दिया। इसी तरह पूरे देश में जो जिनको रहबर हम लोग बनाए, जिनके देख रेख में ये था, वही लोग जो है इसको अतिक्रमण करके जो है अपना बपौती समझ लिए थे। इसी को पारदर्शिता करने के लिए बिल को संशोधन किया गया कि भाई अब जो भी आय इनकम क्या है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खर्च होना है, इसका एक अब सिस्टम बनेगा। और निश्चित रूप से जो आम आवाम मुसलमान है, जो गरीब गुरबा है, जो मिस्किन है, उनको वहाँ तक निश्चित रूप से फायदा होगा। अभी तक क्या था कि ये किसी खास माफियाओं के बीच में ही संपत्ति। अभी मेरा नाम मोहम्मद साहिबुद्दीन है, मैं जिला मतलब वक्फ, यहाँ स्टेट वक्फ स्टेट कई है, लेकिन मैं जिला वक्फ बोर्ड का सेक्रेटरी हूँ। और हमारे पास अपने जिला में इतनी संपत्ति है, कागज है, लेकिन जब हम उस जमीन पे जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि जमीन है किसके पास, कहाँ खसरा है, कहाँ खाता है, कुछ नहीं पता चल रहा है। अभी हमारे यहाँ एक बड़ा स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी दिए हैं, अल्पसंख्यक नवोदय के तर्ज पर एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोलना है, जिसके लिए हमें 10-5 एकड़ जमीन की जरूरत थी। इसके लिए हम लोग काफी प्रयास किए, मुस्कीपुर गए, कई जगह गए जहाँ पे नवाबों के द्वारा जो वक्फ तो किया गया है, लेकिन वो जमीन वहाँ पे धरातल पे है ही नहीं। उसका खाता कहीं दे दिया गया, खिसरा कहीं दिया गया, चौहद्दी बदल दिया गया है। तो बहुत से लोग अपनी संपत्ति को बचाने के लिए वक्फ में तो दिए हैं, लेकिन चालाकी से इसको किसी न किसी रूप में जो है खुद यूज करते हैं। सब उन्हीं के अंदर है, इंटरनली रूप से वही लोग यूज कर रहे हैं। उस संपत्ति से आज जब एक स्कूल हम नहीं खोल पा रहे हैं तो गरीब यतीम जो उस इलाके के जो गरीब है, विधवा है, उसको कहाँ लाभ मिल रहा है। इसी सब चीज को देखते हुए सरकार सोच रही कि इसको एक कानून में बदलाव किया गया है। और एक चीज है कि जब कानून बदलाव होता है तो कुछ अपने पक्ष में अच्छा होता है, कुछ जो है जो हमारे पक्ष
के लायक नहीं है तो बुरा भी होता है। तो अब देखना है कि अब जो कि गजट जब हम लोग मंगवाएंगे राज्यसभा से पास होने के बाद गजट जब आएगा तो गजट में पढ़ेंगे किन किन बिंदु पे जो है ये मामला आया है, क्या क्या आम आवाम के लिए फायदा और किन के लिए नुकसान है। अच्छा, एक बात जो जोर शोर से उठ रही है, मैं उसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता, कि ये प्रचारित किया जा रहा था कि जो कब्रिस्तान है, जो मस्जिदें हैं, वो छीन ली जाएंगी इस संशोधन के तहत। तो ऐसा कुछ आपको समझ में आता है क्या? इनके भी मंदिर, इनके भी संस्था में मुस्लिम समुदाय के इंटेलेक्चुअल लोग, वैसे लोग जो आप समझ सकते हैं। देखिए, आप सही बोले विक्रम जी। बीच में अलविदा के समय हम लोग काली पट्टी लगा के इस बिल का विरोध भी कर रहे थे। हमारे जो रहबर है उनके द्वारा हर मस्जिद में एक झूठा भ्रम फैलाया गया कि आपकी कब्रिस्तान और मस्जिद को छीन ली जाएगी, ये बिल अगर पास होता है तो। जिसके चलते जो आम अवाम है, हमारे यहाँ शिक्षित कम है, जो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, जो अवाम है, इनके अंदर एक गलत मैसेज चला गया कि भाई हमारा मस्जिद छिना जाएगा, हमारा कब्रिस्तान छिना जाएगा। तो ये गलत है और इस बात का मैं कंडम करता हूँ। आप देख लिए बिल पास हो गया ना, अब देखिए कितना कब्रिस्तान मस्जिद छिनाता है। 2025 से पहले की जो भी वक्फ की संपत्ति है उसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं होने को है। अच्छा, ये वक्फ में जो संशोधन हुआ है, तो इससे मुसलमान समाज को क्या फायदा होगा? सरकार की क्या राय है और आपकी अपनी सोच क्या कहती है कि हम बहुत बड़े स्तर पे ना सोचें, हम खगड़िया के स्तर पे सोचें? तो यहाँ खगड़िया के मुसलमानों को, या गरीब मुसलमान के या अमीर मुसलमान के, तो उनको क्या फायदा होगा? देखिए, संशोधन से यहाँ के अंतिम व्यक्ति को फायदा जरूर होगा। जब ये बिल बनेगा और बोर्ड में जब सारा सिस्टमेटिक ढंग से लोग जो वित्त को देखेंगे, जो संपत्ति को देखेंगे, निश्चित रूप से वहां बैठक करके, हाउस में बैठक करके नीति निर्धारण करेंगे कि जिस जिला में वक्फ की संपत्ति है उससे जो आय हो रहा है, उस जो शेष जमा करने के बाद उस वक्फ स्टेट के पास यदि इतना अगर पैसा बचता है तो वो समाज के अंतिम व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो पीड़ित लोग हो, उसके बीच में निश्चित ही वेलफेयर का काम होगा और आप देखिएगा कि निश्चित रूप से होगा। तो आपको क्या लगता है इस संशोधन के बाद जो वक्फ की प्रॉफिट है, वो सालाना प्रॉफिट या जो भी जैसे भी तरह से प्रॉफिट आती है, वो प्रॉफिट बढ़ेगा और एक खास विशेष समाज को इससे फायदा होगा? निश्चित रूप से बढ़ेगा। जब पारदर्शिता आएगी कि आपका पैसा कहाँ आ रहा है, आपके पास कितनी जमीन है, उस जमीन से कितना आय है, और वो सारा चीज का जब डिटेल्स आने लगेगा और आम आदमी के बीच में ये पब्लिश होने लगेगा कि भाई ये बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना और इनके अंतर्गत पूरे जिला में 38 जिला में जहाँ जहाँ वक्फ स्टेट है, हर जिला का जो अपना इनकम ऑफ सोर्स है उसको लाया जाएगा। और निश्चित रूप से जो गरीब, बेवा, मिस्किन, यतीम, इसी के लिए तो वक्फ किया जाता था ना कि गरीब जो बच्चा है, जो पढ़ने वाला इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको जो है इमदाद दिया जाए, या फिर जो विधवा हो गई है जिसका कोई नहीं है उसको पेंशन दिया जाए, या फिर कोई बीमार है, कुछ उस लायक है तो उसको मदद किया जाए। तो ये वेलफेयर का काम जो है अब तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक लोग अपने खा रहे थे, अपने पी रहे थे, अपने सो रहे थे, पूछने वाला नहीं था हिसाब, कोई अंतिम व्यक्ति के पास पूछने वाला नहीं है। हम तो यहाँ तक कहते कि खगड़िया में हमारा वक्फ की संपत्ति है और उस स्टेट में किसी तरह का विवाद होता है, अगर हम लोग यहाँ से सूचना अपने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को देते हैं तो वहां से बस सिर्फ एक लेटर फॉर्मेलिटी के लिए दे दिया जाता है, कलेक्टर और अनुमंडल अधिकारी फलना फलना। तो ये सब चीज जो है दूर होगा लोगों के अंदर। जो है जब हमारे लोग, जब हमारे मतलब जो है इसका दुरुपयोग जब करिएगा, सामान का जब दुरुपयोग कीजिएगा तो दुरुपयोग तब कर लिए, आप दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब उसके लिए निश्चित रूप से जो है जो भी जिला मतलब प्रदेश में जो कमेटी बनेगी, जिसमें जो भी लोग को बनाना है, जो भी है, तो पारदर्शिता तो आएगी ही। हाँ, पेट में दर्द वैसे लोगों को है जो हजारों हजार करोड़ की वक्फ की संपत्ति को लेकर बैठे हुए हैं और वही चिल्ला रहे हैं। जो कि एक हमारे मोबाइल में एक बाइट आया था, महमूद पराचा सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर हैं, जो एक बहुत बड़ा खुलासा किए कि मदनी साहब हो, ओवैसी साहब हो, ये सारे लोगों के पास वक्फ की अच्छी खासी संपत्ति है जो इन लोगों ने दखल करके रखा है और उसका जो आय और इनकम है अब इन लोग को
तो भी देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई ये संपत्ति है। आज तक जो है इन्हीं के बीच ये मामला रहता था। तो ये मामला धीरे धीरे अब बहुत चीज खुलेगा। अब जो भी ढका हुआ मामला था, अब धीरे धीरे चाहे वो महमूद प्राचा जी खोले या कोई और सामाजिक कार्यकर्ता खोले, लेकिन मामला तब कोर्ट जाएगा। और कोर्ट जाने से पहले अब सरकार बिल पास किया तो सरकार खुद जो है सब चीज को खोजबीन करेगी। भाई ये वक्फ का अगर 1000 करोड़ की संपत्ति अगर कोई शख्स रखे हुए हैं, हाँ, मैंने उसका 10 साल 20 साल काय हुए का ब्यौरा तो दीजिए। उसका जो है विगत 5 साल का ही 10 साल के विगत 5 साल का ही ब्यौरा मांगा जाएगा। उस पैसे के उन्होंने मिस्किनों के बीच में या गरीबों के बीच में कहाँ कहाँ खर्च किए, तो अच्छी बात है खर्च किए हैं तो आप बताइए कि हमने यहाँ त्रासदी हुआ तो हमने यहाँ इस पैसे को खर्च किया। क्योंकि होता क्या है कि वक्फ के साथ साथ पूरे भारत में जब रमजान आता है तो लगभग 1 लाख करोड़ जकात सदका के नाम से लोग डोनेट करते हैं। क्योंकि 25 करोड़ ये जो जकात का आपने जिक्र किया, तो ये डोनेट किसको, किस संस्था को किया जाता है? ये सारे संस्था जो भी हमारे जो भी धार्मिक संस्था है, चाहे हमारा सरिया हो, खानका हो, मदरसा हो, या जो धार्मिक संस्था है जो कि गरीब और यतीम बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, तो वैसे लोगों के इदारे को दिया जाता है। आप सोच लीजिए कि 25 करोड़ इसका कुछ आप लोग आपस में भी हिसाब किताब रखते हैं क्या? पैसा आया तो गया कहाँ? बस यही सब तो नहीं हो रहा है कि हम जो दे रहे हैं पैसा, उसका आज तक हमको नहीं पता कि हम दे रहे तो पैसा कहाँ जा रहा है, कि उसका आज तक हम लोग को हिसाब किताब नहीं है। इसीलिए बहुत से संगठन अब सामने आ गए। अब जैसे जकात फाउंडेशन एक संस्था है पूरे भारत में, बिहार में भी उसका ब्रांच है। वो डायरेक्ट पैसा लेके अब डायरेक्ट वैसे लोगों को बेनिफिट दे रहा है। जो विधवा है तो 2000 पेंशन चालू कर रहा है, जो बच्चे ड्रॉप बच्चे पैसा का अभाव में नहीं पड़े तो वैसे बच्चे को डायरेक्ट वो, और उसका बजाते साल में वो आय ब्यौरा जो है प्रकाशित करते हैं। एक सीधा सीधा पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि आप संशोधन के पक्ष में है या विपक्ष में? जो संशोधन हुआ है उसमें आपकी मानसिकता क्या कहती है, मनोविज्ञान क्या कहता है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? नहीं, हम लोग पक्ष में है। और जो भी है, जो भी सरकार का डिसीजन है, जो भी हुआ है सरकार के पक्ष में है। और अच्छा ही हुआ है, बुरा नहीं हुआ। इससे पहले क्या मिल रहा था? ठीक है, हमारा वक्फ का संपत्ति है, अभी खगड़िया में बताते हैं कि इतनी संपत्ति है। आज तक आप चले जाइए, खानका मछौता में भी वक्फ का ही संपत्ति है, लेकिन आप वहां जब जाइएगा तो पता चलेगा कि जो वहां देख रेख करने वाले मुतवल्ली और जिनके अंदर है वो मालिक बन के बैठे हुए हैं। जितना भी हमारा वक्फ का संपत्ति है सब जिसके अंदर वो मालिक बन के बैठे हुए हैं। चलिए एक सवाल और पूछते हैं जो आम आदमी के मन में है कि इसमें एक और बात आ रही है कि जो गैर मुसलमान हैं वो कमिटी में आ रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आप तो सब दिन खगड़िया इंडिया में तो सबसे बड़ी बात है धर्मनिरपेक्षता और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे इस बात का आना, और कुछ जो संस्थाएं हैं, जो कुछ लोग हैं ये भी कह रहे हैं सदन में कि हिंदुओं के जो ट्रस्ट है उनमें भी मुसलमान को आप एंट्री देंगे क्या, उनको आना चाहिए क्या, आप आने नहीं देंगे, हम आने नहीं देंगे। तो इस टाइप की जो बातें हो रही है कि एक दूसरे के ट्रस्ट में लोग, मैंने अब इसको जिस प्रभाव से भी बोले कि लोग ऐसा बात कह रहे हैं, तो आप ट्रस्ट में जो 2 गैर मुसलमान का प्रवेश है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए विक्रम जी, आज जो भी मुसलमान आज भारत की राजनीति जो है, चाहे पक्ष वाले लोग हो या विपक्ष वाले लोग हो, सिर्फ अपनी वोट की राजनीति के तहत जो है बहुत सी चीज, अब जैसे इसमें जैसे मतलब गैर मुस्लिमों को इसमें एंट्री दिया गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना राइट्स है और सब लोग का अपना जीने का तरीका, अपना संस्था चलाने का तरीका है। लेकिन अब सरकार है, सरकार अपने लिए भी सोच रही है, हमारे लिए भी सोच रही है। अब सरकार को लगता है तो कुछ न कुछ ये बिंदु लाके थोड़ा कंट्रोवर्सी कर दिए हैं। अब चूंकि बिल पास हो गया, अब क्या कर सकते हैं? मान ले जाए फिर समय आएगा तो फिर समय समय पे तो बिल संशोधन हुआ ही है, तो जब समय आएगा तो बिल संशोधन होगा। आपको लगता है कि अगर कुछ छूट गया होगा तो सरकार उसको फिर से संशोधन करेगी? हाँ, निश्चित रूप से करेगी। जो छूटा हुआ चीज है या कभी तो आने वाले समय में जरूर कोई नहीं, मतलब ये संशोधन होगा ही। लेकिन ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सब ट्रस्ट, सब मंदिर, सब संस्था का अपना, अभी आपका उदाहरण खगड़िया का देते हैं। अब चलिए श्यामलाल ट्रस्ट है यहाँ, हम उसमें मेंबर बनना चाह रहे थे श्यामलाल ट्रस्ट में, लेकिन उनके ट्रस्टी और उनके खास लोग के द्वारा बताया गया कि मुस्लिम नॉट अलाउड।
तो ऐसा कोई कानून है कि वो अपने मन से बोल ये के अपने मुस्लिम मन नॉट से अलाउड? उनका अपना सोच है। तो ये उनका सोच था, उनकी रंगबाजी थी, या कानून में ऐसा कहीं लिखा है कि मुस्लिम नॉट अलाउड? ये चीज तो हम लोग सरकार से नहीं कहेंगे, धार्मिक न्यास के जो लोग हैं हाँ। जो यह देख रहे हैं उनको देखना पड़ेगा कि जब यहाँ पे श्यामलाल ट्रस्ट जैसे जमीन पे उसके लोग ट्रस्ट चुनाव लड़के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक इंडिया में बन सकता है, तो अन्य बातों में वाई मुस्लिम इज नॉट अलाउड? ये तो पूछिए ट्रस्टी लोग से कि आपके यहाँ इतने दिन है, आप मुस्लिमों को आप मेंबर इतना बड़ा आरोप श्यामलाल ट्रस्ट बोर्ड पे लगा रहे हैं, कोई सबूत? सबूत में हम जानते हैं, हमारे बहुत से मित्र उसके मत हैं। हम बोले भाई एक मुस्लिम को भी रहना चाहिए, जबकि आप तो अच्छा काम कर रहे हैं। जो दान दिए हैं वो तो शैक्षणिक काम के लिए दिए हैं और मतलब लोगों को भलाई के लिए दिए, तो उसमें जो मुस्लिम समाज के जो वैसे सामाजिक जो हिंदू मुस्लिम के साथ चलने वाले लोग हैं वैसे लोगों को भी तो मेंबर बनाइए, ताकि हमारे भी लोगों को तो लगे कि हाँ। लेकिन यहाँ है क्या कि देखिए कथनी और करने में फर्क है लोगों में। आप हम खुद बोल रहे हैं, लेकिन अब जब दिल में झांकिएगा तो बहुत चीज समझ में आएगा। अब तो चूंकि सरकार कानून बना दिया, इसी तरह इसका भी कानून बना दे कि भाई इनके भी ट्रस्ट, इनके भी मंदिर, इनके भी संस्थान में मुस्लिम समुदाय के इंटेलेक्चुअल लोग, वैसे लोग जो आप समझ सकते हैं उसको रखिए, तो समय समय पे लोगों को जो है पहले आप दोनों समुदाय एक दूसरे को ज्यादा अच्छा से समझ पाएंगे। दोनों धर्म की रीति रिवाज, राजनीतिक हो, वैचारिक हो, जो भी हो, अगर सब एक दूसरे में मिक्स होके रहते हैं तो आपको नहीं लगता कि भारत की जो मूलभूत भावना है धर्मनिरपेक्षता की, समरसता की, वो और प्रगाढ़ होगा? एकदम प्रगाढ़ होगा। चूंकि इसी के लिए हम जाने जाते हैं कि हमारा भारत जो है ये धर्मनिरपेक्ष देश है और गंगा जमुनी का तहजीब है। जब जिस आइन से, जिस संविधान से देश चल रहा है, उस संविधान बनाने में भी सबकी राय ली गई थी, उसमें मुस्लिम समुदाय के भी इंटेलेक्चुअल लोग थे और सब मिल के जो है ये आइन बना है। तो इसी तरह आप जब यहाँ ला रहे तो हर जगह, हर ट्रस्ट, हर मंदिर जो भी है सब जगह वैसे इंटेलेक्चुअल को रखिए जो कि गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार करते हुए जो है भारत को एक अच्छा हर, चूंकि सबके पास अपना विजन है। हमारे समाज में भी एपीजे कलाम साहब जैसे लोग हैं जिसके पास अपना विजन था, इसी तरह बहुत से है, तो वैसे लोगों को चिन्हित करके आप रखिए। अच्छा, जैसे ही संसद में ये लाइव चलने लगा कि विधेयक पास, माने विधेयक का पे उस पे बहस होने लगी, तो एक वीडियो भी वायरल होने लगा लालू प्रसाद यादव का, जो कि उस समय वो संसद में खड़ा होके और वक्फ के अधिनियम में संशोधन की बात कर रहे थे। वो आपने देखा है, कैसा लगा उस चीज को सुन के, जान के? देखिए जो भी बता दिए विक्रम जी, चाहे कोई भी पक्ष विपक्ष के लोग हों, वो वफ राब अलग रहे हैं। लग रहा है जैसे हमारे मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े हितैषी है, ऐसा कोई नहीं है। सब अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि 2010 में माननीय लालू यादव जो बोले कि बिल को बहुत कड़ा बनाया जाए और उन्हीं के भाषण को सदन में गृह मंत्री अमित शाह जी कोटेड करके बता रहे थे और अच्छी बात थी। लालू यादव अच्छी बात कर रहे थे, चूंकि जिस तरह से जमीन को बेचा जा रहा था पटना के धरती पे, डगबगला पे, यहाँ वहां आप देख रहे हैं मॉल बन गया है, सब वक्फ बोर्ड की जमीन को लोग जो है बेच बाच कर रहे थे। जो उस बचाने के लिए लालू यादव जो है बोल रहे थे कड़ा कानून बोले, ताकि कोई भी माफिया जो है जो बैठे हुए हैं संस्था में जो इस जमीन को का खुर्द नहीं करे। तो वो देखिए उनकी सोच अच्छी थी और बोले, लेकिन राजनीति है, कभी आप हमारे साथ आते हैं, कभी हम आपके साथ जाते हैं। तो आज अब हमारे साथ है तो हमारा ही, हम गलती करें अच्छा करें, हमारा ही आप राग लापिएगा। जैसे हम उधर जाते हैं तो वो जब हमारा विरोध करने वाले लोग जैसे उसके साथ जाते हैं तो वो हमारे विजन से जो है राह बनाना शुरू करते। ये सारी राजनीति है और सब वोट की राजनीति है। कोई हमारा नहीं है, कोई मुस्लिम समुदाय जो सोच रहा है कि ये हमारे लोग हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मुसलमानों का एक ही अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। एक माध्यम ऊपर वाले बना दिए हैं कि विक्रम के सहयोग से तुम्हारा ये होगा। और आज जितने भी लोग, चाहे 70 साल से कांग्रेस से क्या किए, आज हमारे विपक्ष के लोग नीतीश जी करके मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं। 70 साल कांग्रेस थे, 15 साल आपके जो है लालू जी की सरकार थी, क्यों नहीं मतलब जो है आप मुसलमान को तो बस वही हंसिए पे लाके छोड़ दिए थे। आज भागलपुर का दंगा कांग्रेस ने कराया और लालू जी उस पर पर्दा डाल दिए।
लेकिन जब नीतीश जी की सरकार आई तो आज जाके देखिए वहां पे सारे दंगाइयों जो थे उसको जेल के सलाखों पे भेजे, जिनका घर के लोग शहीद हो गए उनके विवाह को जो है पेंशन चालू करके दिया। जदयू ने संसद में बिल का समर्थन किया, तो क्या इसका प्रभाव आने वाले एमएलए चुनाव में पड़ेगा? देखिए विक्रम जी हरदम दो धार रहा है, जो लालूवादी मुस्लिम है लालू जी के साथ जाएगा, जो नीतीशवादी मुस्लिम है नीतीश जी के साथ जाएगा, और जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग समझते हैं कि अगर मुसलमान को लगेगा कि हमारा हजारों काम नीतीश कुमार किए, चाहे कब्रिस्तान घेराबंदी हो या वजीफा हो, हुनर प्रोग्राम हो, मदरसा को परमानेंट किया गया हो, अभी देखिए ना 729 मुस्लिम को बच्ची को बहाल किया गया जो उर्दू अनुवादक है। तो नीतीश कुमार काम के बल पे लोगों के बीच में है, और ये लोग जो है हवा दे के बदनाम करके वफ वफ हु आर यू वफ, आप क्या किए? आप ही तो हल्ला कर रहे थे 2010 में कि कड़ा कानून बन गया कानून, अब सबको पालन करना है। तो हम करे तो मतलब वो नहीं करेक्टर ढीला भला जो कहावत है, और आप करे तो रास लीला, तो यही यहाँ पर लागू है। तो भाई हम मुसलमानों से आपके चैनल से मानव अपील करते हैं कि शांति बना कर रहे, चुपचाप रहे, बच्चे को शिक्षित करे, और किसी भी वैसे धार्मिक लोगों के आह्वान पे अपने आप को परेशान ना होवे। अगर किसी ने खुदा न खासे किसी तरह का कुछ होता है तो ये आदमी आपको कोई बचाने वाला भी नहीं है। इसलिए जो आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, शिक्षित होइए, और अपने चूंकि जब आप शिक्षित होइएगा तो धर्म को समझिएगा, वफ को समझिएगा, भाईचारे को समझिएगा। अगर आप इस सब नहीं समझिएगा तो कोई भी आपको बरगलाएगा, कोई भी आपको भाषण देगा, कोई भी आपको जो है रोड पे खड़ा करेगा। हम पूछना चाहते हैं कि आज से कुछ दिन पहले दीन बचाओ देश बचाओ में पूरे देश के मुसलमान रोड पर थे। खगड़िया जैसे शहर में 50,000 मुस्लिम नकाब लगा के रोड पे जो है पहली बार सब अपने परिवार को रोक एहतजाज करवाए। 10 लाख लोग गांधी मैदान में हम लोग पहुंचे। उसका रिजल्ट क्या हुआ? ये जानना चाहते हैं हम कि आप दीन बचाओ देश बचाओ में जो हम लोगों को यूज किए उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि आपके जो कोई आपके अगल बगल रहने वाले लोग थे वो एमएलसी बन गए। रिजल्ट ये हुआ। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, अब ये हम लोग करने वाले नहीं हैं। हम लोग सरकार के साथ हैं और सरकार के साथ रहेंगे, और आने वाले चुनाव में हम एक रहे कि 100 रहे, हम लोग नीतीश जी के ही साथ खड़ा रहेंगे, और जब तक नीतीश जी है हम लोग नीतीश कुमार के ही साथ रहेंगे। इसलिए कोई भी विपक्ष के लोग भ्रम फैला रहे हैं, सतर्क हो जाइए, क्योंकि 2010 में आप ही के लोगों के द्वारा माननीय लालू प्रसाद जी के द्वारा जो है ये कहा गया था कि कड़ा से कड़ा कानून बने, तो उन्हीं के बात को इम्प्लीमेंट करा दिया गया है। इसलिए इसको भजाने का काम नहीं करे। जो भी बड़े बड़े संस्था हैं, और अगर उनको राजनीति करना है तो पार्टी बना के राजनीति करे, संस्था से धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करे, दीन के आड़ में दुनियावी काम नहीं करे। ये मेरा अपील है उन लोगों से। जो धार्मिक काम है, जो सामाजिक काम है, जो लोगों को सही रास्ता पे ले जाने काम, उस पर आप फोकस कीजिए, और राजनीति पे फोकस कीजिएगा तो आप ध्वस्त हो जाइएगा। एक तो ये चलन निकल गया है, जो मंदिर मस्जिद के मठाधीश होते हैं या जो मौलाना होते हैं वो राजनीतिक बातें करने लगे, तो ये परंपरा आपको स्वस्थ लगती है या इसमें सुधार की गुंजाइश है? लोगों को अपने दायरे में रहना चाहिए। एकदम हर आदमी को अपने दायरे में रहना चाहिए, और सुधार की जरूरत है। जिसके लिए हमें उसको करना है। अगर हमको मदरसा चलाना है, हमको किसी कोई मतलब इदारा चलाना है, तो उसी के इर्द गिर्द अपना फोकस रखिए, सरकार से मदद लीजिए, समाज के हिंदू मुस्लिम लोगों के साथ मिलके अपने विजन को, संस्था को, ट्रस्ट को आगे बढ़ाइए, और दोनों को फायदा दीजिए। जो भी हिंदू समाज में गरीब है या उस लायक है तो आप उसको भी मदद कीजिए। चलिए चलते चलते एक और सवाल, मोदी से मुसलमान समाज को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ? देखिए हम तो अभी भी उस दिन भी बोले, हम मोदी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि अगर मोदी जी नहीं आते आज ये मुसलमान जो है जगते नहीं, सोए हुए थे। इस तरह से 70 साल से कांग्रेस और आने वाले जो सेकुलर के नाम पर वो इस तरह का रस पिला दिए गए थे कि अपना खाओ पियो और मस्त रहो। लेकिन मोदी जी के आने के बाद मुसलमानों में जो हमारा फिरका था
वो फिरका चाहे सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, बहावी हो, जो भी अलग अलग लोग थे, अब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए मजबूर हो गए। ये हमारे लिए जो उनका नारा था कटोगे बटोगे, हम भी है कि भैया हम लोग के भी जो समाज के लोग भैया कटोगे तो बटोगे। इसलिए मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इसी तरह जो है इंजेक्शन देते रहिए, ताकि हम लोग जो है जागरूक हो जाए और सजग हो जाए और गंगा जमुनी तहजीब को लेके चले। आप इससे पहले कभी देखे थे 10-20 साल पहले कि कोई मुस्लिम जा रहा हो तो कोई लोग हिंदू समाज के लोग फूल फेंक रहा हो, या कांवर जा रहा हो तो मुसलमान समाज? ये उन्हीं की देन है कि भैया हिंदू मुस्लिम मिल के रहो, गंगा जमुनी तहजीब को बचा के रखो। आज मोदी जी नहीं आते तो मुसलमान में जागरूकता नहीं होती। अगला बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? देखिए तो घोषणा है ही, हम लोग तो नीतीश कुमार जब तक जीवित है नीतीश कुमार के साथ है, और अगला मुख्यमंत्री भी हम लोग नीतीश कुमार को ही देखना चाहते हैं, और जो हमारे जनतांत्रिक गठबंधन के लोग हैं वो भी नीतीश कुमार को ही देखना चाहते हैं। खगड़िया का अगला एमएलए कौन बनेगा? देखिए ये तो जब वो समय आएगा बॉस, चूंकि हमारा यहाँ जो गठबंधन है, गठबंधन में निर्णय लेंगे कि भाई कितना कौन बीजेपी जाएगा, कौन लोजपा जाएगा, कौन जदयू जाएगा। ये तो नेतृत्व की बात है, ऊपर की बात है। खगड़िया में जदयू को टिकट मिलेगा क्या? देखिए खगड़िया में जिस भी एनडीए को टिकट मिलेगा, चाहे जदयू को मिले, बीजेपी को मिले, कि लोजपा को मिले, कि मांझी, जिसको भी एनडीए से टिकट मिलेगा उसको जीतने से यहाँ के कोई ताकत नहीं रोक सकता है। क्योंकि यहाँ का जो बनावट है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ की जो आबादी है, वो साफ दिखाई देता है कि कौन किसके साथ है। आप एमएलए का चुनाव लड़ना चाहेंगे? मैं लड़ा था 2010 में निर्दलीय, चौथा पोजीशन में। इस बार अगर आपको मौका मिले तो आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, अगर पार्टी को लगता है कि हम उस लायक हैं और हम लायबल भी है, 25 साल से लगातार है, पत्नी हमारी डिप्टी मेयर है, हम 25 साल से चुनाव जीतते आ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़े, चौथा पोजीशन इस विधानसभा में था, तो सारा बायोडाटा देखने के बाद सरकार को लगेगा कि नहीं बंदा फिट है तो ठीक है, नहीं तो जिनको देगा उनके साथ हम लोग हैं। अच्छा, यानी कि आपकी दावेदारी भी मजबूत है? मजबूत है, हर आदमी को करनी चाहिए दावेदारी। दावेदारी जब तक परीक्षा में नहीं बैठिएगा तो पास कैसे होइएगा? तो भैया एप्लीकेशन देखो, हम भी जाके दे देंगे कि अगर माइनॉरिटी को लड़ाना तो हम है, आना है तो बाकी आपका डिसीजन है, जिसको लड़ाइए। आपका नगर पालिका में आपने जिक्र किया कि आप डिप्टी मेयर आपकी वाइफ हैं, तो क्या कुछ सुधार हुआ है खगड़िया में? अतिक्रमण से लेकर के जो जाम की समस्या है, बाकी अन्य बातें जो है, कितना कुछ सुधार कर पाए हैं? देखिए विक्रम जी, नगर परिषद में जब आप आते हैं तभी आप देखेंगे कि हम लोग स्वयं रोड पे उतरे थे, कुछ व्यवस्थित किए जो लोग आज लोग चल रहे हैं, और कुछ सरकार से हमारी डिमांड थी जो पूरी हो गई। बाईपास बनना, चौधरी टोल का ये होना, स्टेशन रोड बनना, वेंडिंग जोन बनना, ये सब एक प्लेटफॉर्म पर जो है तैयार हो चुका है। और आने वाले समय में, चूंकि हमारे पास नगर परिषद के पास कोई जमीन नहीं है, आप इधर आइए तो रेलवे, उधर जाइए तो बंद, सिंचाई विभाग उधर दबाता है, रेलवे हमको इधर से दबाता है, अब बीच में वो जिला परिषद बैठल है, वो कहता है उधर वो दबाता है। तो भैया हमारी जमीन जहाँ है वहीं पे नहीं काम करेंगे, जब कुछ करने जाते हैं तो रोक देता है, कोई न कोई PIL दाखिल करता है, कोई न कोई आवेदन देके जो है अवरुद्ध करता है। विकास ऐसे नहीं, विकास को सब चीज से ऊपर उठ के नगर परिषद को साथ देना पड़ेगा। लेकिन हमारा DPR बनने जा रहा है, सरकार यहाँ पे टीम गठित कर दिया है, और एक बड़ा DPR बना के इस पे काम होगा। और आने वाले 2 साल हो 5 साल में, अभी आप देखिए ना कि एक बड़ा 9 करोड़ का जो है पार्क बनने जा रहा है। खगड़िया में मेडिकल कॉलेज भी बनने की घोषणा हुई, उसका श्रेय किसको आप देंगे? देखिए ये तो मेरी सरकार का विजन है, केंद्र सरकार का भी है कि हर जिला में मेडिकल कॉलेज हो, उसके तहत हमारे जिला को भी मिला है। अभी हम एनडीए आप जो देख रहे हैं कि अभी जो जिस तरह से श्रेय लेने की होड़ निकल पड़ी है, आप अपना श्रेय किसको देते हैं मेडिकल कॉलेज लाने का? सरकार को? सरकार को देते हैं। मांग तो सब दिन सब रहा है, ROB बना दीजिए, ये बना दीजिए, लेकिन श्रेय जो है जो अंतिम लोगों के द्वारा जो फाइनल किया जाता है, जैसे आप देखिए बाईपास, चौधरी टोला से लेके ROB जो भी है, यहाँ पे आप होड़ लगा हुआ था कि हमने किया, लेकिन वास्तविक अगर हमसे पूछिएगा तो इसका सारा श्रेय सम्राट चौधरी को जाना चाहिए। मैं इसका गवाह हूँ, क्योंकि मैं अंदर तक गया हूँ, और माननीय सम्राट चौधरी का आज मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल के गहराई से आभार करते हैं कि आज वो नहीं होते
तो लोग जो है यहाँ से मांग करते हैं और पड़े रहते हैं, पटना के सचिवालय में फाइल पड़ा रहता है। लेकिन आपने पैसा देने से लेके टेक्निकल से लेके सब चीज करा के इसका जो है शिलान्यास करवा दिए। तो जो जिसको बोलना है बोले, लेकिन इसका श्रेय जो है सम्राट चौधरी को जाना चाहिए। ये मैं आज पहली बार आपके चैनल पर ये खुलासा कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमारे अनौली में जो घटना हो रही है, पारिवारिक विवाद जो चिराग पासवान के फैमिली में हो रहा है, उसको अब क्या विधानसभा से जोड़ के देखते हैं क्या कि उसकी कुछ पॉलिटिक्स की बू आ रही है क्या? एकदम ये राजनीति से प्रेरित है। चूंकि मैं उस फैमिली में 10 साल, जिस समय लोजपा का आधार रखा गया था, तब से लेके 10 साल तक मैंने लोजपा परिवार और माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के और पारस जी के बहुत करीबी हुआ करते थे। बेडरूम में बैठते थे, खाना भी खाते थे, और मैं वहां के एक एक चीज को जानता हूं। आज हम अपने दल में, लेकिन पारस जी जितना किए, जो राजकुमारी जी अभी देख रहे हैं वीडियो पे, जितना वो रो काम रही है, हमको याद है कि जितना पारस जी माँ से बढ़ के उनका स्वागत किए, उनका सम्मान किए, हर चीज देख रखी है। आज इससे क्या परिस्थिति हो गई, आप वहां अगल बगल बैठ लीजिएगा तो पता चलेगा कुछ नहीं है। तो घर की राजनीति और ये हुआ घटिया राजनीति। आप बाहर में लड़ रहे हैं, लड़िए, लेकिन उस चीज को आप घर पे ला दिए, घर पे लाके जो FIR करवा रहे हैं, ये सब गलत है। ये यहाँ की खगड़िया की जनता है, कोई बाहर की जनता भ्रमित हो सकती है, लेकिन खगड़िया की जनता है जो रामविलास पासवान और उस फैमिली से भरे दल अलग हो, लेकिन उस फैमिली के लोग से जुड़े हुए हैं। और इस बात को सबको दुख है, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी फैमिली मेंबर पे FIR नहीं होना चाहिए। राजनीति लड़ाई लड़िए ना, आप केंद्रीय मंत्री बन जाइए, किसी को हटा दीजिए, वो आपको हटा दे, आप आगे दौड़ लॉबी की लड़ाई लड़िए, लेकिन आप ये घटिया राजनीति करके गलत संदेश दे रहे हैं। खगड़िया में जो NDA है, उसका सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी कौन होगा? NDA मीन्स क्या? NDA का जो टिकट मिलेगा, NDA की ओर से जिनको भी टिकट मिलेगा, तो सामने में सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी कौन होंगे? देखिए, ये तो गुना भाग करने का जिम्मा ऊपर में है कि लोकसभा 6 है हमारा, 6 विधानसभा में कहाँ से लोजपा लड़ेगी, कहाँ से भाजपा लड़ेगी, कहाँ से जदयू लड़ेगी। आप कहाँ से लड़ना चाहते हैं? हमारा तो अपना सीट विधानसभा खगड़िया है। और उनको देखिए, जब राजेश वर्मा भागलपुर से आके यहाँ 1 महीना में सांसद बन जाएंगे, ये तो हमारा जिला है। अगर लगेगा कि भाई कि इनको गोगरी कहीं से लड़ाना है, लड़ा, किसी को NDA के आदमी को कहीं से लड़ा दीजिए, चुनाव जीत के आ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे साहेबुद्दीन, जिन्होंने की वक्फ बोर्ड सहित अन्य मुद्दों पे बेबाक बातचीत की। आशा है कि ये बातचीत से ढेर सारी बातों का आपके अंदर जो चल रहा होगा सस्पिशियस की खगड़िया में क्या रुख है लोगों का, वो आपको समझ में आया होगा। आप बने रहिए खगड़िया न्यूज़ 18 के साथ, हम फिर आपको अपडेट करते हैं इसी मामले में। नमस्कार।